हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट द यूनिट 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। दैट इज फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द अनदर वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। Now we come to the unit 3, that is electromagnetism. So what do you mean by electromagnetism? Okay, so first we divide this part into 2 subpart. One word is electro and the other word is magnetism. So electro means charge, and if charge is moving then there is current. So electro basically means in this unit is current, and magnetism means magnetic effect. So we learn about in this unit how current produces magnetic effect. So start करते हैं बेटा। अभी तक आप लोगों ने चैनल लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और उसके नीचे सब्सक्राइब में बेल आइकन आता है तो वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कभी भी क्लास स्टार्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था? ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में जूम करके दिखाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो कि कोई एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, I इक्वल टू है 0। डैट मीन्स ये बैटरी, ये जो सर्किट है वो क्या है? ओपन है, बिकॉज अभी हमने के में की इंसर्ट नहीं की है। तो हमने उसके बगल में एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई है। हमने ये चेक किया, ऑब्जर्वेशन किया कि अगर यहां पर करंट नहीं फ्लो करती है, डैट मीन्स सर्किट अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगी, ये तो बेसिक सी बात है। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है तो मैग्नेटिक निडल में भी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर बात आई दूसरे सर्किट में। दूसरे सर्किट में हमने की को क्या किया? बंद कर दिया। जब हमने की को बंद किया तो सर्किट में करंट फ्लो कर गई। सिंपल सी बात है, ताकि क्योंकि जब सर्किट बंद होगा तो करंट क्या करेगी? फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो कर रही है तो उसके सराउंडिंग में जो भी मैग्नेटिक निडल रखी है उसमें क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, इससे ये तो पता चला कि भाई अगर करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक में डिफ्लेक्शन होगा, और बिना टच किए अगर हम किसी में भी डिफ्लेक्शन करते हैं, डैट मीन्स हम वहां पर क्या करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने और ज्यादा पोस्टमार्टम किया इस ऑब्जर्वेशन का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। अच्छा, करंट की वैल्यू जब इंक्रीज की तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा हुआ। तो इससे ये पता चला कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रही है ना? कि मैग्नीट्यूड अगर कम है तो डिफ्लेक्शन कम, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। अच्छा, अब उन्होंने तीसरे डायग्राम में क्या किया? उन्होंने किया कि अगर उन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी डैट मीन्स पहले प्लस माइनस इधर था, देखो पहले प्लस माइनस इधर था, अब इन्होंने माइनस इस साइड कर दिया और प्लस इस साइड कर दिया। तो इन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अच्छा, इसका क्या मतलब निकला कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या होता है? रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है। तो यहां से 2-3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने कैलकुलेट कर लिए। ओके, सो कंक्लूजन, a current carrying conductor or a moving charge produce a magnetic field around it. Second, the intensity of magnetic field increases on increasing the strength of current. Third one is the direction of magnetic field depends on the direction of current. तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बेटा बता देना हमें, है ना? मुझे लगता नहीं कि कोई भी डाउट होगा। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट सिंपली वे में आपको समझ में आ गया है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज और अ मैग्नेट in which
इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी कि उसमें कोई भी अगर चार्ज होता था तो उसमें क्या होता था, डिफ्लेक्शन आ जाता था या उसके ऊपर कोई इफेक्ट होने लगता था। ऐसे ही मैग्नेटिक में क्या होगा कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जिसमें अगर कोई भी मैग्नेट रखा जाए तो उसके ऊपर क्या हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने लगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट में न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड 1 गॉस इज द सीजीएस यूनिट। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस हो गए। ठीक है, तो यूनिट तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड होगा तो ये यूनिट कहाँ से आई है, क्या फॉर्मूला है, वो सब आ जाएगा। अभी मैंने बेसिकली इसमें बता दिया कि यूनिट होगी क्या। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पर दो होती हैं। एक होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, और एक हो जाएगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, निकालते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर हम इनवर्ड डायरेक्शन बता रहे हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो हम इनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनवर्ड के लिए हम लोग क्रॉस बना देते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस। ओके, और आउटवर्ड की अगर हम बात करें तो आउटवर्ड के लिए हम लोग डॉट बना देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है कि हम डायरेक्शन फाइंड कैसे करें। तो डायरेक्शन फाइंड करने के 3 मेथड हैं। पहला है राइट हैंड पाम रूल, जो कि लगेगा आप सब क्वेश्चन में क्योंकि वो सबसे सिंपल होता है। सेकंड आता है राइट हैंड थंब रूल। थर्ड होता है मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो ये 3 रूल होते हैं। हम लोग जो हमेशा डायरेक्शन निकालेंगे वो निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल। इसको राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 भी बोला जाता है क्योंकि राइट हैंड पाम रूल से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन भी निकालते हैं ना कभी कभी, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग फोर्स पे आते हैं। तो देखो, फोर्स क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, ये कोई नया फोर्स नहीं है बेटा। हमें ये पता है कि अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब अगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, ये केवल एक कॉम्बिनेशन है या नेट फोर्स है, किसका किसका, इलेक्ट्रिक का प्लस मैग्नेटिक का। सो एफ लॉरेंट्ज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। सो एफ ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई एंड एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, ये लिखा हुआ है क्यू वी क्रॉस बी, वही ऊपर भी लिखा हुआ है। सो एफ एल इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। सो एफ एम क्यू वी क्रॉस बी इज कॉल्ड लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है इतना? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा 0। तो जो लॉरेंट्ज फोर्स बचेगा वो क्या बचेगा, केवल मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल बचेगा। तो एफ एल इक्वल टू एफ एम। समझ में आ गया? अब हम लोग डिफाइन करेंगे लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स को। तो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स देखो क्या हुआ, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड then the force applied by the magnetic field on that charge particle is called Lorentz magnetic force। तो भैया क्या हुआ, F मैग्नेटिक किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करना मीन्स क्यू ए क्रॉस बी मीन्स क्या होता था, ए बी साइन थीटा। क्लियर?
सो द फॉर्मूला इज क्यू वी बी साइन थीटा। तो जो एफ मैग्नेटिक है वो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है। एफ मैग्नेटिक प्रोपोर्शनल टू क्यू, एफ मैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एफ मैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एफ मैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इन चारों चीज़ों पर एफ मैग्नेटिक क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और यहाँ पर थीटा जो होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो भी एंगल होगा किसके इसके बीच का, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, उसका होगा ये। तो एफ एम इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, कांस्टेंट आएगा, हम आएंगे गरीबी जाएगी, ये सब नेताओं के डायलॉग हैं, हम लोग भी बोल देते हैं। तो एफ एम इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। सो बाय यूनिट सिस्टम के इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो एफ एम इक्वल टू आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एफ एम इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस बी आ गया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सारी की सारी डिपेंडेंसी किस पर है, थीटा पर है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, बिकॉज ऑल नो डैट साइन हैव द मैक्सिमम वैल्यू एट 90 डिग्री। सो साइन 90 इक्वल टू 1। अब आया मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम कब होगा भैया बताओ। मिनिमम होने के लिए क्या है, 0 होना चाहिए। 0 होने की कंडीशन है यहाँ पर दो, कौन कौन सी हैं। पहली कि वेलोसिटी ही 0 हो जाए, इफ़ वेलोसिटी इज 0 देन पार्टिकल इज एट रेस्ट। दूसरी क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 कब कब होता है, जब 0 या 180 होता है। तो उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। सो इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो द नेट फोर्स विल बिकम 0। ओके, सो इतना ही रखते हैं बेटा फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म की। क्या क्या ख़त्म हो गया था, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये बता दिया, कंक्लूजन आ गए थे कि ऑयस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो मार्केट में ये ऑयस्टेड नाम एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत फेमस हो गया था। फिर आया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया गया। यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट बता दी गई। फिर आया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड। इनवर्ड के लिए क्रॉस लगा दिया गया, आउटवर्ड के लिए डॉट लगा दिया गया। फाइंड रूल्स क्या थे फाइंड करने के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला था राइट हैंड पाम रूल, दूसरा था राइट हैंड थंब रूल, थर्ड था मैक्सवेल स्क्रू लॉ। तो लॉरेंस फोर्स में सब कुछ क्लियर है बेटा आप लोगों को। ओके, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स भी क्लियर हो गया। मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वेक्टर फॉर्म 1 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स की वेक्टर फॉर्म आती है। तो एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो इतना करते हैं बेटा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, यूनिट दोनों समझ में आ गई हो, ये वाले भी यूनिट कंटिन्यू होगी और पूरा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ लेंगे इस यूनिट में। ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे 12th का सिलेबस हम लोग ख़त्म कर देंगे बहुत ही जल्दी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग 11th 10th और आगे पीएमटी आईआईटी पर भी फोकस करेंगे। तो इतना आज के लिए इतना ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।